ठीक है। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं, मतलब एक्चुअली हम आए हैं क्या लेकर के, तो क्लास 11th का जो फिजिक्स का मंथली टेस्ट है सितंबर वाला, उसका क्वेश्चन और डिस्कशन करने हैं। तो ऑब्वियसली तुम देखो, ये क्लास 11th का जो अभी एग्जाम हुआ है, आज ही एग्जाम हुआ है 23 सितंबर को। और इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। जैसे तुम लोग एग्जाम दिए होगे तो तुम लोगों को पता होगा। ठीक है। तो सेक्शन ए में लगभग 30 क्वेश्चन है, उस 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। और सेक्शन बी में लगभग 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में तुमको 5 क्वेश्चन बनाना था। और सेक्शन सी जो है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, उसमें लगभग तुम्हारा क्वेश्चन कितना है, 5 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन बनाना था। ठीक है। तो हम लोग तीन जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, तीनों सेक्शन डिस्कस करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए का जो तुम्हारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन ए में हमारा मल्टी 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आंसर सही होगा, हो सकता है 2 भी आंसर सही हो। तो उसमें से एक आंसर टिक लगाना, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो उस सबका आंसर हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है। तो ये आंसर देख लो और तुम इसे मैच करवा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। अब हम लोग हर आंसर को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली क्या एग्जाम में नंबर लाना तो एक वन थिंग है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में जो पूछा है उसको हम लोग डिस्कस करना एक अनदर थिंग है। ठीक है। तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। और सभी बिहार बोर्ड के बच्चे जो क्लास 11th में हो मेरे साथ जुड़ जाए। ठीक है। और मैं बिहार गवर्नमेंट में ही फिजिक्स या भौतिकी का शिक्षक हूँ। ठीक है। तो इस विषय में हम लोग जानते हैं इस बारे में। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि दो राशि है ए एंड बी का परिमाणी का परिमाण अधिकतम तब होगा जब इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा। बता देखो, हम जो अभी डिस्कस करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है कि ए वेक्टर है और वेक्टर बी है। ठीक है। दो वेक्टर है, दो सदिश राशि है। बोला कि इन दोनों के बीच का जो तुम्हारा है ये है परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड निकाला है, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है। ये मैक्सिमम कब होगा, हाँ मतलब मैक्सिमम कब होगा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ताकि ये जो तुम्हारा इसका रिजल्टेंट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो तुमको पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हमारा वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है। तो यदि हम लोग मैथमेटिकली देखें तो यहाँ पे तुम देख रहे हो तो रिजल्टेंट है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। ठीक है। उस किसके प्रोपोर्शनल है, ये cos थीटा के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि थीटा cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होता है बताओ। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 कब होता है, जब एंगल तुम्हारा क्या हो, थीटा तुम्हारा क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है। जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि थीटा जब 0 होगा उस समय cos थीटा मैक्सिमम +1 होगा और उसी समय तुम्हारा रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या हो गया, 0 डिग्री ए हो गया। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यदि तुम्हारा दो वेक्टर के बीच में एंगल, दो सदिश राशि के बीच के का जो कोण है, यदि 0 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कि समानांतर है, क्या है, पैरेलल है। क्या, जैसे मानो कि ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, तो ये दोनों का दो क्या है, दो पैरेलल्स है, दो पैरेलल है, मतलब क्या, दोनों समानांतर है, दोनों सदिश राशि क्या है, समानांतर है। जब दो सदिश राशि समानांतर हो या एक ही दिशा में हो उस समय जो रिजल्टेंट है सिंपली इसका जोड़ होता है, ए प्लस बी होता है। ठीक है। और यही इसका मैक्सिमम होता है। और लेकिन जब एंगल तुम्हारा 180 डिग्री हो, मतलब इस एक का डायरेक्शन इधर, दूसरे का डायरेक्शन उसके अपोजिट, मतलब ए वेक्टर ये हो गया और दूसरा बी वेक्टर, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तुम्हारा मिनिमम आएगा, ए माइनस बी आएगा। ठीक है। तो हमारे यहाँ पूछा था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो इसका पहला का आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ दो वेक्टर मतलब सदिश राशि। ठीक है। वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हारा 2i+3j और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, दूसरा सदिश राशि है, ये दिया हुआ है 6i कैप -4j कैप। हमको बोलता है इन दोनों राशियों के बीच में, इन दोनों सदिश राशियों के बीच में कोण क्या होगा। तो कोण के लिए जब भी हमको कोण निकालना हो तो हमें क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट यूज करना है। क्या करना है, ए डॉट बी, ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी cos थीटा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा जो होगा हमारा क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर बाय ए बी। ठीक है। तो अब इसका डॉट निकालते हैं, तो डॉट क्या करते हैं, सिंपली गुना कर दो, 6 दूना 12, क्या हुआ, 6 दूना 12 और यहाँ पे 4 तिया 12 माइनस का -12 और नीचे में मॉडुलस कुछ भी है अभी हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस करने में क्या हो, 0 हो जा रहा है ये। ठीक, इसको सॉल्व करने को मतलब नहीं बनता, कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो सॉल्व फिलहाल नहीं कर रहे। ठीक है। ये 0 हो गया, दैट मींस cos थीटा तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो cos थीटा 0 कब होगा, थीटा कितना डिग्री होगा बता,
पाई/2 होगा ना भाई, थीटा क्या होगा, पाई/2 होगा। मतलब कॉस्ट 90 पे जब थीटा 90 होता है तो कॉस्ट 90 क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, ये आंसर 90 डिग्री हो गया। इसका क्या हो गया, एंगल कितना हो जाएगा आंसर, 90 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोलता है कि रिजल्टेंट ऑफ द टू इक्वल वेक्टर्स P इज ऑल्सो P। मतलब दो सदिश राशि है, बोलता है दो सदिश राशि है, एक सदिश राशि और दूसरा सदिश राशि, और दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है, परिमाण भी जो आ रहा है, इसका क्या रिजल्टेंट, दैट मीन्स परिमाण, वो भी क्या आ रहा है, P ही आ रहा है। तो बताओ कि इन दोनों सदिश राशियों के बीच में एंगल क्या होगा, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये हमारा। तो ओब्वियसली देखो हमारे पास क्या है, दो वेक्टर है, पी वेक्टर और दूसरा क्या है, पी वेक्टर है। ठीक है, मतलब दो राशि है, पी राशि और पी राशि। इसका रिजल्टेंट भी क्या है, पी ही है। तो रिजल्टेंट मतलब फॉर्मूला लगा देते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2ab पी पी कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ स्क्वायर कर दिया तो ये नहीं रहेगा, ये हटा देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से हो गया पी स्क्वायर और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 2p स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से 2p स्क्वायर कॉमन निकालते हैं हम लोग, 2p स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से p स्क्वायर कट गया, यहाँ पर गया 1 और ये दो इधर ले आएंगे, 2 हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको 1 को इधर लाएंगे, तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2। तो कॉस थीटा क्या हो गया भैया यहाँ पे माइनस 1/2। तो बताओ कॉस थीटा माइनस 1/2 कब हो, जब थीटा एंगल क्या हो, तब थीटा एंगल तुम्हारा क्या हो, 120 डिग्री हो। थीटा जब 120 डिग्री हो, तो इसीलिए थीटा क्या होगा, 120 डिग्री होगा। उस समय कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अरे निकाले जाते हो ना तुम, जैसे कॉस है 120 डिग्री, सर वैल्यू निकालो दो, तो कॉस को लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो हो गया माइनस और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया, कॉस 120 का वैल्यू माइनस 1/2। तो यही इनका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, तो 3 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, और ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि ए प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या रिजल्टेंट है बेसिकली ए एंड बी का। तो बोलता है कि यदि एंगल 90 डिग्री है तो मतलब सॉरी ये 90 डिग्री नहीं है, ये दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ सी दिया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो बताओ इसमें कोण ए और बी के बीच में कोण कितना होगा। तो ऑब्वियसली तुम देखो यदि यहाँ से रिजल्टेंट देखेंगे तो सी का मॉडुलस क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ना वेक्टर का ये बहुत बेसिक चीज है। तो अब यहाँ देखो तुम यहाँ पे प्लस 2ab दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये खत्म हो गया। खत्म कब होगा, जब cos थीटा तुम्हारा क्या हो, 0 हो। cos थीटा 0 कब हो जाएगा, थीटा 90 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा आंसर 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री क्या हो, थीटा 90 डिग्री, बी नंबर। तो 4 का बी हो गया। ठीक है, अब क्या बोलता है कि इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द स्केलर प्रोडक्ट इज, क्या होगा। बोलता है कि दो वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, दो सदिश राशि एक दूसरे क्या है, लंबवत है। तो बताओ सदिश राशि का गुणनफल क्या होगा, सदिश गुणनफल क्या होता है। क्या बोल रहा है, देखो सुनो समझो। बोल रहा है कि ए सदिश राशि परपेंडिकुलर है बी सदिश राशि का, तो इसका सदिश गुणनफल, सदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। अब इन दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब थीटा यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो इसीलिए ए बी कॉस 90 और कॉस 90 क्या होता है, 0, इसलिए 0। तो दोनों का सदिश राशि का गुणनफल, सदिश गुणनफल क्या होगा भैया, सदिश गुणनफल तुम्हारा 0 के बराबर होगा। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो सदिश राशि मतलब दो सदिश राशि है ए एंड बी, इसका अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल क्या है, ए बी कॉस थीटा। और ये जो तुम्हारा ये भी अदिशी होगा, दो सदिश राशि का गुणनफल जो होता है, दो सदिश राशि का अदिश गुणनफल अदिश आता है, इसीलिए इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। तो इसका आंसर भैया डी होगा, डी में लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, डी में लिखा हुआ है भैया कि यह एक अदिश राशि होगा। ठीक है, ऑब्वियसली पहला नंबर ए जो है, पहला नंबर सदिश राशि नहीं हो सकता है। और बोलता है इट इज अ मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सबसे अधिक तब होगा जब एक दूसरे के लंबवत होगा। तो एक दूसरे के लंबवत होगा तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, यदि मानो ए लंबवत है बी का तो थीटा यहाँ हो गया 90, तो उस समय cos 90 क्या होता है भैया बताओ, 0। तो मैक्सिमम तो हो ही नहीं, अधिकतम हो ही नहीं सकता है, तो 0 आ गया आंसर। ये तो न्यूनतम
के करीब आ गया, अधिकतम तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये यहाँ ये ठीक है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। अब नेक्स्ट चलो, क्या बोलता है, सम ऑफ थ्री वेक्टर इन लाइन इन द सेम प्लेन ऑफ फॉर्मिंग ए ट्राइंगल। बोलता है कि एक ही तल में स्थित एक चतुर्भुज वाले तीन सदिश का योग क्या होगा, ऐसा कुछ है, मतलब एक प्लेन है, ठीक है, मतलब ये एक प्लेन है, इस प्लेन में तीन सदिश राशि है और ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये रहा ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है, तो दो इस ये और ये गया इधर, फिर ये आया इधर, ये क्लोज्ड लूप बना रहा है, ठीक है, क्लोज बनाता है, जब भी वेक्टर एक क्लोज लूप बनाएगा तो उसका नेम होता है इसमें सम ऑफ वेक्टर्स, जो होगा क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा, सम ऑफ वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तुम यदि ऐसा नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी तुम समझ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो ये वेक्टर मान ए वेक्टर है और ये तुम्हारा बी वेक्टर है, हमको पता है ए और बी वेक्टर है, तो यहाँ ट्राइंगल का नियम लगेगा, ट्राइंगल ऑफ एडिशन, और ये तुम्हारा वेक्टर आएगा सी वेक्टर, ठीक है। यदि लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या इस तरफ है और इसका डायरेक्शन देखो क्या है, माइनस सी, इस तरफ डायरेक्शन उल्टा, तो इसीलिए ये सी और ये सी क्या होगा तुम्हारा कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, बात समझा, ठीक है, तो इसका आंसर जीरो होगा, ठीक है। अब क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सदिश ए प्लस बी का परिमाण, सदिश ए प्लस बी का परिमाण, इसका परिमाण इक्वल्स टू है, बराबर है सदिश ए माइनस बी का परिमाण के, ये दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू द मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। तो अब बताओ, बताना क्या है इसमें कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा कि नहीं होगा, ए बी समानांतर होगा कि नहीं होगा, ए बी का परिमाण समान है या नहीं है, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो देखते हैं हम निकालते हैं इसको। ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, इसको भी सॉल्व करें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अच्छा ये रूट होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रूट लगा दो, अब माइनस टू ए बी कॉस थीटा, टू ए बी कॉस थीटा, ऑब्वियसली दोनों का रूट को हटा देते हैं, काट देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करके, अब यहाँ से ए स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर भी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे आ गया माइनस टू ए बी कॉस थीटा, अब इसको इधर ले आएंगे तो हो गया फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, मतलब कॉस थीटा क्या आ गया यहाँ से जीरो, मतलब थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 90, इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी जो है एक दूसरे क्या है, लंबवत है, ए और बी इसके दूसरे के लंबवत है, आंसर ए, 9 का आंसर ए होगा, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ए और बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में मिक्स करके बोल रहे हैं, तुम लोग क्वेश्चन सामने रखोगे ना तो समझ में आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखो 10 नंबर, 10 में बोलता है क्या कि एक सदिश दिया हुआ है, एक सदिश राशि दिया हुआ है, सदिश है ए कष्ट दिया हुआ है तुम्हारा, सदिश है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है, और बोलता है इसका इकाई सदिश निकाले, यूनिट वेक्टर निकाले, क्या निकालने बोल रहा है, इकाई सदिश, हाँ इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बोल रहा निकालने के लिए, तो यूनिट वेक्टर फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ ए निकालेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25 और ये गया 5, तो देखो ए वेक्टर क्या है, आई कैप 3i कैप प्लस 4j कैप, और ए निकालिए 5, तो आंसर क्या गया 1/5 3i प्लस 4j, ठीक है, ये आंसर आया, इसका आंसर है ए नंबर है, ठीक है, 10 का ए, 10 का ए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, बोल रहा है कि दो वेक्टर है, दो सदिश है ए और बी, और एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया जाता है, ठीक है, तो मतलब कौन सा फॉर्मूला से समानांतर चतुर्भुज का निकलेगा, ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है ना, कंसेप्ट तुम लोग पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, यदि वेक्टर ए है, ये एक ए सदिश राशि है और ये दूसरा बी सदिश राशि है, और ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है, समानांतर चतुर्भुज बना रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम बना रहा है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ये क्या देगा, क्षेत्रफल देगा इसका, ये क्षेत्रफल जो है ये देगा एरिया, एरिया बोलो या क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी से निकलेगा, ठीक है, आंसर सी हो गया,
12 नंबर देखते क्या है। 12 नंबर, 12 नंबर में क्या है भैया, 12 नंबर बोलता है एक कार ट्रेवल 20 किलोमीटर ईस्ट। देखो डायरेक्शन पता है ना तुमको, ये इसको बोलते हो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है, ऊपर में क्या है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो ये बोल रहा है क्या कि एक कार 20 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, मतलब यहां से कार है, ये हमारा कार है और 20 किलोमीटर चल रहा है पूरब की ओर, ठीक है, यहाँ पहुंचा ईस्ट, ये पूरब इधर ही है, देखो ये ना पूरब, और भी बोलता है उसके बाद 30 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर आ गया, मतलब यहीं से घूम के 30 किलोमीटर पश्चिम आ गया, 30 किलोमीटर पश्चिम। तो बोलता है विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होता है इनिशियल से फाइनल, यहाँ पे गाड़ी पहुंच चुका है फाइनल, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का दूरी, तो ये पूरा दूरी 30 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा 10, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 मीटर होगा, ठीक है। चलो आगे चलते, बोलता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो तुमको पता है ना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होता है ds बाय dt, तो यहां से हम लोग लिखा ds निकालेंगे इंटू v इंटू dt, और ये क्या है एरिया देगा, ये क्या देगा एरिया, तो यहां से क्या निकला ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो वेलोसिटी टाइम वेग और समय का ग्राफ क्या देगा विस्थापन देगा, ठीक है। 13 का ए होगा। 14 में चलते हम लोग, यहाँ देखो 13 का ए, 11 हो गया 12, 13 का ए, 14 में चलते, 14 में हमारा क्या है, ए बॉडी कब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन, बहुत आसान है, समान गति कि इक्वल डिस्टेंस में यदि इक्वल समय पे, मानो क्या ऐसा ये सब बच्चा 7-8 क्लास में होता है, ठीक है, कि पहला 1 सेकेंड में चला तुम्हारा 10 मीटर और दूसरा मतलब नेक्स्ट 1 सेकेंड में, अगला 1 सेकेंड में फिर 10 मीटर चला, फिर अगला 1 सेकेंड मतलब टोटल 2 सेकेंड में कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है, अगला 1 सेकेंड में फिर 10 चला, फिर अगला सेकेंड 1 सेकेंड में 10 चला, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब कैसा मोशन है, समान गति का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। होता है वेलोसिटी डबल कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है हाफ mv², मतलब गतिज ऊर्जा के से डिनोट करते हैं, तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है v² के, ठीक है, समानुपाती है किसका v² के। अब v को क्या क्या दुगुना कर दिया गया, v को दुगुना 2 भी कर दिया गया, v को 2 भी कर दिया गया, 2v का स्क्वायर हो जाएगा, तो k तो 4 टाइम्स ऑफ v², कितना बढ़ गया 4 गुना बढ़ गया, तो आंसर क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप है वो क्या देगा स्पीड देगा, ठीक है, वो क्या देगा स्पीड देगा, तो ऐसे क्या होता है ds बाय dt, और यही क्या है ढलान है, स्लोप है, पढ़ा होगा तुम लोग डिफरेंशिएशन में, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा दिया जाएगा। 17 में बोलता है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन अ टाइम t प्रोपोर्शनल टू दी, एक कण विराम अवस्था से स्थिर त्वरण के साथ चलता है तो समय t में दोहराती गई डिस्टेंस किसके समानुपाती होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। हाँ ऐसे क्वेश्चन क्या होता है ut प्लस हाफ at², u 0 है, ठीक है, स्थिर अवस्था शुरू करता है, u 0 है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो गया हाफ at², मतलब s किसके समानुपाती है t² के, ठीक है, s किसके समानुपाती t²। यदि एक कण एक तल में चल रहा है और उसका वेग का x घटक स्थिर है और y घटक 0 है तो कण का पथ क्या होगा, ठीक है, कहने का मतलब क्या कि एक वेलोसिटी एक वेग है, इसका 2 घटक होता है, एक x में होता है i कैप प्लस एक y में होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो y कंपोनेंट है, ये y घटक हो गया y कंपोनेंट, ये x घटक हो गया x कंपोनेंट, तो बोलता है y कंपोनेंट जो है तुम्हारा वो क्या 0 है, ये भैया 0 है, मतलब बॉल जो है y में जा ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या जा रहा है x में जा रहा है, बॉल सिर्फ x में जा रहा है y में नहीं जा रहा है, तो ये कैसा पाथ होगा, ये पाथ होगा सीधी रेखा का पाथ, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा, यदि y में जाता तब ऐसे घूम जाता, पैराबोलिक हो जाता वो, ठीक है। जैसे ये 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर देखो, बोलता है ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ठीक है, एक बॉल है, अब बॉल को फेंके
प्रोजेक्ट किए तो कैसा उसका पाथ होता है, तो ये पाथ होता है पाराबोला। कैसा होता है? पाराबोला, परवलयीय पाराबोला। ये तुम पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, तुमको पता होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ये फॉर्मूला ये होता है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर टू यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे तुम देख रहा है कि ये कौन सा, ये क्वाड्रेटिक है, द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण का हम बता रहे, ग्राफ कैसा होता है? पाराबोलिक होता है, परवलयीय होता है, पाराबोलिक, परवलयीय। ठीक है, कैसा होता है? परवलयीय, परवलयीय, पाराबोलिक होता है। ठीक है, आंसर बी होगा इसका। अब बोलता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है ना, ये अच्छा टॉपिक है, इसको हम पढ़ा देंगे तुम लोग को। ठीक है, और यहीं पढ़ा देंगे इसी चैनल पे। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बोलता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्य की गति में बिना वायु रोध का स्थिर रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस? एयर नहीं है भैया। अब बोलता है कि ये पाराबोलिक, ये है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें क्या कांस्टेंट होता है? तुमको पता है, ये बचपन से ही पता है कि पाराबोलिक मोशन में दो कंपोनेंट होता है, एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक एक्स आई कैप और ए प्लस ए वाई जे कैप। तो यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में होता है जी लगता है हमेशा, लेकिन एक्स जो तुम्हारा होता है, एक्स जो होता है तुम्हारा वो जीरो होता है। यदि एक्स जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स यू टी प्लस हाफ बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक्स जीरो है तो ये खत्म कर दो, जीरो खत्म कर दिए। तो देखो वी एक्स जो है यू एक्स के बराबर है, इसका मतलब क्या कि वी जो तुम्हारा वो हमेशा क्या होगा? समान होगा, कांस्टेंट होगा। तो भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होगा? वेग का क्षैतिज घटक हमेशा क्या होगा? समान नहीं होगा। ठीक है, रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसीलिए ये वी एक्स यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, ये वी एक्स जो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज बी कांस्टेंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप ठीक है, देखो हम हिंदी इंग्लिश मिक्स कर चलते हैं, तुम क्वेश्चन ये रखे रहे हुए तो तुमको दिख जाएगा। यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा हुआ है और उसका हिंदी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जैसे स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, उसका हिंदी भी लिखा हुआ है, सीधी रेखा, तो ये तुम दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलते बोलता है फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन एंगल ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल एट द हाईएस्ट पॉइंट। बोलता है क्या? एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये कितना है? क्वेश्चन नंबर 21 हम बता रहे हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, यहाँ से बॉल फेंके हैं ऐसे करके यू से, बोलता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे तो तुम्हारा वेलोसिटी होता है इस डायरेक्शन में होता है, और यही तुम्हारा क्या है? एक्स एक्सिस भी है, ये भी तुम्हारा क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक प्रक्षेप के लिए सबसे ऊंची बिंदु पर वेग जो सदिश है क्षैतिज के, मतलब हॉरिजॉन्टल के, इस एक्स एक्सिस के कितना एंगल बनाना? देखो एंगल कितना है, ये एक्स एक्सिस है, इधर ही है, तो एंगल यहाँ पे क्या दिख रहा है? 0 डिग्री। एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, आंसर ए होगा 21 का ए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का ए। ठीक है, 22 का देखते हैं। तो 22 में 22 नंबर, तो 22 नंबर बोलता है कि एक वही प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो अभी हम बताए ना भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? एक्स, इसमें क्या होता है? 0 होता है, तो यू एक्स हमेशा क्या होगा? हमेशा बी एक्स के बराबर होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वी एक्स है हमेशा क्या होगा? स्थिर होगा, हमेशा स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन है। 23 का सी। अच्छा 23 बता दिया तुमको, 23 हो गया, 23 बता दिए। 23 में तुम्हारा जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? वेलोसिटी का स्थिर होता है, मतलब क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक हमेशा क्या होगा? स्थिर होगा। वेग का क्षैतिज घटक हमेशा स्थिर होगा। अच्छा तीसरा नंबर क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रक्षेप का उड़ान। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या समझता है? जैसे यहाँ बॉल है और ये पूरा ऐसे चला, तो यहां से चल के यहाँ आने में जो समय लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, उड़ान का समय, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ान का समय।
तो फॉर्मूला याद होना चाहिए भैया। उड़ान का समय टी इक्वल टू क्या होता है 2u sin थीटा बाय जी। तो यहाँ उड़ान का समय जो है किससे u के प्रोपोर्शनल है और उड़ान समय किसके समानुपाती है, साइन थीटा के समानुपाती है। ठीक है, तो आंसर वहां पे होगा यहाँ प्रारंभिक वेव के इनिशियल वेलोसिटी के, बी नंबर भी होगा, सी भी होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन प्रक्षेपण कोण का जौ के। ठीक है, जाओ के चलो, थोड़ा हिंदी मेरा कमजोर है तो माइंड मत करना। ठीक, मेन फिजिक्स ठीक है बेटा, तो फिजिक्स पे ध्यान दो और हम कोशिश कर रहे हैं हिंदी को सुधारने का, सुधार भी रहे हैं। ठीक है, नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बोलता 24 नंबर देखते हैं। ठीक है, 23 हो गया, अब 24 नंबर, 22 में दो बी और सी दो आंसर हो गए। ठीक है, 24 नंबर में क्या है भैया, 24 नंबर में है कि एक बॉडी मूविंग इन सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, वी क्या है कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट है, स्पीड क्या भैया कांस्टेंट। अब बोल रहा है भैया कि क्या कांस्टेंट रहेगा, तो ऑब्वियसली देखो एक सर्कुलर पाथ है और ये इसमें यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, मतलब 20 मीटर 5 सेकंड से मानो घूम रहा है। यहाँ 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी बोल 20 मीटर है, यहाँ भी बोल 20 मीटर है। लेकिन एक बार तुम देखो यदि इसका डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। कोई भी सदिश राशि कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता है। तो पहला में जो है तुम्हारा वेलोसिटी एक सदिश राशि है तो स्थिर कभी नहीं होगा। दूसरा एक्सेलरेशन त्वरण है, त्वरण भी एक सदिश राशि है, भी कभी स्थिर नहीं होगा क्योंकि दिशा क्या है परिवर्तित हो रहा है। तीसरा में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक स्थिर ऊर्जा, ये क्या है एक अदिश राशि है, तो इसका आंसर अदिश राशि हमेशा स्थिर होगा। तो v कांस्टेंट है तो यहां से जो गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा ये भी क्या होगा स्थिर होगा, ये क्या होगा आंसर यही हो जाएगा सी। और तीसरा संवेग भी क्या है सदिश है इसलिए वो स्थिर नहीं होगा। ठीक है, बोलता है कि वह बल जो वित्तीय पथ पे एक केंद्र की ओर, जो केंद्र की ओर जो बल लगता है वित्तीय पथ, ठीक है सर्कुलर मोशन में जो केंद्र की ओर बल लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और जो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होता है देखो इसका जो ये डायरेक्शन है ये कैसा था टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट होता है, टेंजेंट के अलोंग होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा के अलोंग होता है, वृत्त का स्पर्श रेखा में होगा। ठीक है, वृत्त के स्पर्श रेखा में होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया ए आंसर हो गया, 26 का ए हो गया, 26 का ए, 25 का बी, 24 का सी। ठीक है, अब 27 क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सी वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब ये केंद्रीय त्वरण क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर होगा। ठीक है, ए आंसर। अब चौथा बोलता है इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकुलर मूविंग सर्कुलर, तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ा दिया गया है तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, स्पीड को बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखो, अभी केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल क्या था एम वी स्क्वायर बाय आर, अभी वी को दुगुना कर दिया गया सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो दुगुना कर दिया एम, 2v दुगुना कर दिया है आर, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4mv स्क्वायर बाय आर। तो क्या हो गया 4 टाइम्स बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 29 नंबर, और उसके बाद हम लोग 30 नंबर, 30 29 और 30 देख रहे थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 29 और 30। ठीक है, चलो 29 नंबर देखते हैं, और 29 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है क्या, इंग्लिश में पढ़ते फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ए साइकिलिस्ट मूविंग विद स्पीड v बेंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल लाइन। ठीक है, क्या बोलता है एक साइकिल वाला है तो समझा देते हैं हिंदी में कि ये हमारा है, ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और ये इंक्लाइंड है, मतलब क्या एक ऊंचा है, ऐसे ऐसे जैसे ये है, ये ऐसे हो गया इंक्लाइंड हो गया, मतलब कुछ एंगल पे है, कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, ऐसा है, और यहाँ पे साइकिल चला रहा है, और ये साइकिल देख रुमाल देख रहा है, साइकिल है, इसको यहाँ गड़कना नहीं है, बताना कि ये कितना एंगल होगा ताकि ये गड़के नहीं यहाँ पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया थीटा और ये साइकिल हो गया। ठीक है, साइकिल बना ही देते हैं, साइकिल साइकिलिस्ट है, तो इसका मास m है, तो नीचे में देखो यहाँ पहले एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसका नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल इधर लगेगा, और इधर क्या लगेगा तुम्हारा नीचे mg लगेगा वेट। अब देखो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा,
देखो ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो जिधर थीटा उस तरफ क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ऊपर क्या हो जाएगा, एन कोस थीटा, प्रोजेक्शन निकालना पड़ा होगा। और इधर क्या होगा, ये एन साइन थीटा होगा, यह क्या होगा, एन साइन थीटा। ऑब्वियसली ये क्या है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, तो बाहर की ओर क्या लगेगा उसका, सेंट्रीफ्यूगल, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो अब इसको क्या करो, इक्वेट कर दो। एन कोस थीटा जो होगा वो किसके बराबर है, mg के बराबर है। और एन साइन थीटा तुम्हारा किसके बराबर है, एन साइन थीटा किसके बराबर है, एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो डिवाइड कर देते हैं, एन साइन थीटा बटा एन कॉस थीटा, एम बी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बटा एम जी। एम कट गया, यहाँ से एन कट गया, ये क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, वी स्क्वायर बाय आर जी। ये हो गया। कितना ऑप्शन, कितना आंसर है, कितना नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर है। ठीक है, तो 29 का ए। अब 30 देखते हैं। 30 में बोलता है क्या कि ए वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। ठीक है, मतलब सर्कुलर, ऐसा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मतलब वृत्तीय गति, वृत्तीय गति ऐसा, ये रहा सर्कुलर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ऐसा। ठीक है, अब बोलता है भैया बताओ कि यहाँ पे ऐसा है और यहाँ रस्सी बना हुआ है, ऐसा बोले, कुछ बोल को लेकर ऐसे घुमा रहे, ठीक, ऐसे से घुमा रहे। ठीक है, तो बताने बोल रहा है, बताओ कि डोरी का तनाव, ये जो डोरी है इसका तनाव, इसका तनाव, तनाव मतलब तनाव मतलब टेंशन फोर्स, ये जो है तुम्हारा सबसे अधिक कहाँ पे होगा। तो चलो एक जनरल टर्म हम लोग मान के चलते हैं कि सबसे अधिक कहाँ होगा, इसके निकालने के लिए एक कोई थीटा एंगल पे निकालते हैं। यहाँ पे तनाव कितना ये निकालते हैं, टी है और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, नीचे क्या लगेगा, mg। यदि हम लोग ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा। mg क्या हो गया इधर, t इक्वल टू, हेलो t इक्वल टू क्या हो गया, mg cos थीटा, यहाँ से हो गया। थोड़ा पता होना चाहिए भाई, न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ से ही बन रहा है, इतना भी नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। mg cos थीटा नहीं पता है तो भैया स्कूल आओ, क्लास करो और पता करो। ठीक है, कैसे हुआ है, टी थीटा, टी जो टेंशन है, तनाव किसके प्रोपोर्शनल है, cos थीटा में। तो कब मैक्सिमम कब होगा, जब ये तुम्हारा क्या हो, थीटा क्या हो, कम से मैक्सिमम ये कब होता है, थीटा, थीटा मैक्सिमम कब होता है, cos थीटा, सॉरी cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो। जब थीटा क्या हो, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos थीटा क्या होता है, +1, और ये मैक्सिमम वैल्यू है cos थीटा का। थीटा 0 होगा तब +1, 0 कब होगा, जब थीटा, जब ये हो गया ऐसा, ये हो गया 0 डिग्री, मतलब ये सबसे बॉटम। जब ऐसा होगा तो ये 0 डिग्री होगा, और यदि ऐसा होगा तो कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे अधिक तो होगा तनाव, और यहाँ पे सबसे कम तनाव होगा, सबसे मिनिमम तनाव यहाँ पे होगा, सबसे ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, सबसे बॉटम पे सबसे ज्यादा तनाव होगा। ठीक है, देखो जो समझ में आया ठीक है, यदि कुछ समझ में नहीं आया हुआ सेक्शन ए में तो कमेंट करो, पूछो, और फिर भी समझ में नहीं आया है तो स्कूल आओ और स्कूल में पूछो। ठीक है, चलो हम लोग सेक्शन बी पे अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा थक गए आज एग्जाम लिए थे। सेक्शन बी भी डिस्कस करेंगे, सेक्शन सी भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।